नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट की बिसात पर इस वक्त ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता है। खबर है ट्रंप युद्ध से निकलने की प्लानिंग कर चुके हैं, स्क्रिप्ट रेडी है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर अमेरिका ने इजराइल का हाथ छोड़ दिया तो क्या होगा? इसे कहते हैं जल में रहकर मगर से बैर। सच तो यह है कि बिना अमेरिका के इजराइल के लिए यह जंग लोहे के चने को चबाने के जैसा हो जाएगा। ईरान आज की तारीख में देखिए 12 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है, अकेला ही सब पर भारी है, इंक्लूडिंग अमेरिका। उसने अपने अकेले के दम पर अमेरिका और इजराइल समेत 12 खाड़ी देशों की खाट खड़ी कर रखी है। जमकर तबाही मची है। उधर नेतन्याहू सीजफायर से डर रहे हैं। उन्हें डर सीजफायर का नहीं है, उन्हें डर इस बात का है कि अमेरिका इस युद्ध से निकला तो ईरान खून के घूंट पिलाएगा। और फिलहाल अमेरिका इजराइल के लिए ढाल बनकर खड़ा है। लेकिन ट्रंप की प्लानिंग अगर काम कर गई तो ट्रंप पतली गली से यहां से निकल लेंगे और यह मामला इजराइल और ईरान के बीच वजूद पर बनाएगी। ईरान जिस तरह से आस्तीन चढ़ाए बैठा है, वो इजराइल का नामो निशान मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सेम इजराइल के लिए भी है, वो भी ईरान के पीछे इसी तरह पड़ा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात वो ये है कि क्या इजराइल बिना सहारे के इस आग के दरिया को पार कर पाएगा? अमेरिका के बिना इजराइल का क्या हाल कर सकता है ईरान? और क्या अमेरिका और इजराइल के रास्ते अलग हो रहे हैं? यह भी खबर मिली है। बेंजामिन नेतन्याहू और जेडी वांस के बीच बहुत तीखी बहस हुई है। अगर अमेरिका और इजराइल के रास्ते इस जंग में अलग हुए तो फिर क्या होगा? इस जंग की रूपरेखा क्या होगी? जानेंगे इस खबर की एबीसीडी, बताएंगे आपको खबर के तह में जाकर क्या है इस खबर के पर्दे के पीछे की खबर, और करेंगे इस पर सबसे धांसू प्राइम टाइम इंटरनेशनल डिबेट। मिडिल ईस्ट की धरती बारूद के धमाकों से जल रही है। कहने को तो इजराइल की ढाल बनकर अमेरिका खड़ा है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। ट्रंप युद्ध से बाहर निकलने के लिए प्लान बना चुके हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस जंग की कीमत अमेरिकी चुका रहे हैं और इस जंग की कीमत बहुत बड़ी हो चुकी है। जिस तरह से ईरान दावे कर रहा है, ईरान में बहुत बड़ा दावा कर दिया है। ईरान का कहना है कि उसने 500 अमेरिकी सैनिकों को पकड़ लिया है और कई सैनिकों को मार गिराया है। अगर यह बात सही है तो फिर अमेरिका के लिए सबसे बुरी खबर है और सबसे बड़े झटके वाली खबर है। सामने खड़ा है इजराइल, जिसके कहने पर अमेरिका इस युद्ध में आया, और इसलिए इजराइल आज उस चौराहे पर खड़ा है जहां दोस्ती और दगाबाजी के बीच एक बहुत महीन फासला है। चर्चा जोरों पर है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हाथ जंग से खींच लिया तो क्या ईरान इजराइल को नक्शे से मिटा देगा या इजराइल ईरान को नक्शे से मिटा देगा? बात नक्शे की भी है तो बात वजूद की भी है। इजराइल के लिए इस इलाके में वजूद की लड़ाई उसके अस्तित्व से रही है। ईरान का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है, लेकिन आज की तारीख में ईरान डगमगा रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका, वो खड़ा है इजराइल के साथ। और जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह से बयान सामने आ रहा है, अगर ये सहारा हटा तो इजराइल का मुकाबला होगा ईरान की उस धधकती आग से, जिसका सामना करना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। तो पहले समझते हैं कि जंग का मैदान छोड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या तैयारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, सही बात है। ईरान के पलटवार से सदमे में गए डोनाल्ड ट्रंप। जिस तरह के रिएक्शन सामने आए ईरान की तरफ से, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि हम युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान को शर्तें माननी होंगी। ट्रंप ने बातचीत का भी हवाला दिया।
और बातचीत के लिए रास्ता निकालने के लिए 6 अप्रैल तक हमला नहीं करने का वादा किया। 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भिजवाया। यह बात और है कि ईरान ने इस 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ईरान ने युद्ध विराम के लिए अपनी 6 शर्तें रख दी। ट्रंप के सीजफायर वाले फैसले के खिलाफ ईरान खड़ा है, तो इजराइल भी कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को सीजफायर नहीं करना चाहिए। लेकिन इजराइल जितना भी सर पटक ले, ईरान की तबाही हमले से डरकर ट्रंप अब सीजफायर का रास्ता चुनने पर लगे हुए हैं। नुकसान सिर्फ डॉलर्स का नहीं है, नुकसान अमेरिकी साख का, अमेरिकी ताकत का, अमेरिकी नाक का, अमेरिकी सैनिकों का भी है। इस जंग से अमेरिका को कोई फायदा नहीं हो रहा। लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास अमेरिका इन्वेस्ट कर चुका है और इसमें से आधा लगभग खर्च कर चुका है। और इतना पैसा बहाने के बाद भी ट्रंप को कोई फायदा नहीं हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको पता है, वो हर चीज डॉलर के हिसाब से मापते हैं, डॉलर के हिसाब से ही आंकते हैं। तो 1 महीने की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिला? ना तेहरान का तेल मिला, ना होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल मिला, ना ही मिडिल ईस्ट में उनके दोस्त सही सलामत बचे, और हमले अभी भी जारी हैं। तो अमेरिका किस शर्त पर यह लड़ाई लड़े, या किस बुनियाद पर, किस बिहाफ पर यह जंग लड़े? इसलिए ट्रंप सीजफायर की बात कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने जैसे ही सीजफायर की बात की, इजराइल फायर हो गया, क्योंकि नेतन्याहू जानते हैं कि अमेरिका अगर इस जंग से हाथ खींचता है तो ईरान का सिर्फ एक ही दुश्मन होगा इस पूरे रीजन में, वो है इजराइल। और इजराइल सीजफायर से इनकार कर रहा है, क्योंकि उसे पता है दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उधर मोस्तफा भी खून का बदला खून के नारे बुलंद कर रहे हैं। यही डर ट्रंप को सता रहा है कि अगर वो जल्द युद्ध से निकल जाएं, नहीं तो उनके लिए भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप युद्ध से निकलने के लिए क्या बहाने ढूंढ रहे हैं, इसको नजर डालते हैं। उसके बाद चलेंगे इजराइल वाले लाइन पर और देखेंगे इजराइल के सामने इसके बाद चुनौतियां क्या हैं। बहाना नंबर 1, वो बार बार कहते रहे कि हमने मिशन पूरा कर लिया, हम जीत गए, मिशन पूरा कर लिया, जीत गए। तो वो बता देना चाह रहे हैं कि हमारा काम हो गया है। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया, हमने ये युद्ध जीत लिया है, अमेरिकी सैन्य अभियान समय से बहुत आगे चल रहा है। यानी वो इसे सम्मानजनक जीत बताकर एक बहुत पॉजिटिव तरीके से बाहर निकलने का रास्ता बना रहा है। बहाना नंबर 2, अल्टीमेटम को 2 बार बढ़ा चुके हैं। ट्रंप ने पहले ईरान को 5 दिन की चेतावनी दी थी, उसके बाद इसे बढ़ाकर 10 दिन कर दिया गया, 6 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। यह कोशिश, यह पॉजिटिव संकेत अमेरिका की तरफ से यह बता रहा है कि अमेरिका फिलहाल अब और जंग लड़ने के मूड में नहीं है। बहाना नंबर 3, होर्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई होर्मुज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिसको होर्मुज की जरूरत है वो होर्मुज की तरफ जाए और होर्मुज पर अपनी बात वहां रखे या होर्मुज खुलवाने की कोशिश करे। ट्रंप ने साथ ही नेटो देशों से भी होर्मुज खुलवाने की अपील की थी, लेकिन कोई साथ नहीं आया, जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि होर्मुज से कोई लेना देना नहीं है। बहाना नंबर 4, नेटो पर बार बार निशाना साध रहे हैं। जो आलोचक हैं उनसे वो लगातार कह रहे हैं कि वो अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। इस बहाने का उपयोग वो ये कहने के लिए कर सकते हैं कि अमेरिका अकेले दूसरों की लड़ाई नहीं लड़ेगा, और ये बात नेटो के जरिए उन्होंने इजराइल तक पहुंचाई है। नेटो के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई और इजराइल की तरफ चलाई, और ये बात साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी कि अमेरिका ने बहुत जंगें ऐसी लड़ी जो दूसरे देशों के लिए थी, जो दोस्तों के लिए थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको याद कीजिए, जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार चुनाव जीतकर रिजीम में आए थे तो उन्होंने कहा था कि अमेरिका मूर्खतापूर्ण युद्ध नहीं लड़ेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को कैसे देखते हैं, मूर्खतापूर्ण के तौर पर देखते हैं या कैसे देखते हैं, यह इतिहास तय करेगा। बहाना नंबर 5, फॉरएवर वॉर से बचने का वायदा किया था ट्रंप ने, और वो ये कहकर आए थे कि वो अंतहीन युद्धों में फंसना नहीं चाहते, 4-6 हफ्ते के अंदर इस अभियान को समेट लेना चाहते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डोनाल्ड ट्रंप को अभी
चीन के दौरे पर भी जाना है और इस जंग के जारी रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर नहीं जा सकते। अमेरिका का मानना था कि ईरान प्रतिबंधों से टूट जाएगा, लेकिन हकीकत देखिए, ईरान ने अकेले दम पर अमेरिका, इजराइल और उनके 12 मददगार देशों की खाट खड़ी कर दी। ईरान के मिसाइल हमलों ने दिखा दिया कि उसके पास वो तकनीक है जिसे इस्राएल के आयरन डोम में भी सुराख किया जा सकता है। वो एक बहुत मशहूर लाइन है, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। आज की तारीख में आलम यह है कि ईरान पानी पीने का मौका तक नहीं दे रहा और पानी पिला पिला कर मार रहा है। लेबनान से हिजबुल्लाह भी एक्टिव हो गया, यमन से हूती एक्टिव हो गए, सीरिया से मिलिशिया एक्टिव हो गया है, चारों तरफ से इजराइल घिरा हुआ है। इसे कहते हैं शतरंज की वो बिसात जहां वजीर भी खतरे में है। अब आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं ईरान इजराइल में किस तरीके से तबाही मचा रहा है। ये 5 तस्वीर आपके सामने है। ईरानी मिसाइल, लगातार क्लस्टर मिसाइल्स आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है इजराइल में मानो मिसाइल्स की बारिश हो रही हो। एक मिसाइल अपने साथ 12-15 हजार क्लस्टर बमों के साथ आता है। ईरान के गुस्से की आग में इजराइल धधक रहा है। इजराइल में तबाही का मंजर नजर आ रहा है, लोगों में दहशत का माहौल है, लोग बंकर में घुसे हुए हैं। कोई ईरानी ड्रोन या मिसाइल हमला ना कर दे। इजराइल में यह हाल तब है जब अमेरिका इजराइल की ढाल बनकर खड़ा है। सोचिए, इस पूरे सीन से आप अमेरिका को हटा दीजिए। अगर अमेरिका इजराइल को उसके हालत पर छोड़कर यहां से निकल जाता है तो फिर क्या स्थिति बनेगी? फिर तो मरने, मारने और मिटने की कहानी शुरू होगी। फिलहाल अमेरिका है तो इजराइल सीना ताने खड़ा है, लेकिन ट्रंप ने दांव खेला और आइसोलेनिस्ट नीति अपनाई तो इजराइल अकेला पड़ जाएगा इस इलाके में। और उसमें 2 लाइनें याद आती है कि चिरागों को उछाला जा रहा है, हवाओं पर दबाव डाला जा रहा है। इजराइल की ताकत उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी डिफेंस है। ईरान की ताकत उसकी डेप्थ है, उसकी डिप्लोमेसी, उसकी कूटनीति, उसकी रणनीति, उसका धैर्य है। और अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो अमेरिका के बिना इजराइल के पास संसाधनों की भी कमी हो जाएगी, मिसाइल्स की भी कमी हो जाएगी, इंटरसेप्टर्स की भी कमी हो जाएगी और बहुत सारी चीजों की दिक्कत हो सकती है। ईरान जानता है कि लोहे को लोहा ही काटता है और ईरान लंबे युद्ध की तैयारी में। ईरान ने एक बात बहुत क्लियर कर दी इस बार अमेरिका को। ईरान ने कहा हमें सीज फायर नहीं चाहिए और ना ही हम मांग रहे। इस बार हम युद्ध को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, चाहे इसके लिए 10 साल तक लड़ाई लड़नी पड़े तो भी लड़ेंगे, लेकिन इस बार युद्ध खत्म करेंगे। कभी फ्यूचर में युद्ध की बात ही नहीं होगी। आप सोचिए कि डिटर्मिनेशन देखिए आप। वो कह रहे हैं सीज फायर नहीं चाहिए। सीज फायर करके कल को 6 महीने के बाद आप फिर बोलेंगे कि भाई ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया, परमाणु जखीरा बना लिया, परमाणु एनरिच कर लिया, न्यूक्लियर एनरिच कर लिया या फिर यूरेनियम एनरिच कर लिया, तो उस पर हमला कर दो। ईरान कह रहा है इस बार ऐसा पुख्ता इंतजाम करेंगे कि भविष्य में काम ही खत्म कर दें। कोई मुंह उठाकर यह ना कहे कि ईरान पे चलो हमला करने के। और वो पूरी तरह से डिटरमाइंड है। वो उनको साफ तौर पर पता है कि लड़ाई लड़ी जाएगी और लंबी लड़ी जाएगी। और अगर इस जंग से ट्रंप ने हाथ खींचा तो ईरान अपनी पूरी ताकत लगा देगा मिडिल ईस्ट का सुल्तान बनने में। और बिना ताकत के इजराइल अकेले मल्टी फ्रंट वॉर नहीं संभाल पाएगा बगैर अमेरिका के। तब आपको बताते हैं कि अमेरिका के बिना इजराइल ईरान पर कितना भारी पड़ सकता है। जो कयास है, क्या है वो? ईरान के पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल जखीरा है और अभी एक रिपोर्ट आई है, अमेरिकी रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि अभी तक सिर्फ 33% मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान ने किया है, बाकी सब के सब रखे हुए हैं। और कहने को तो उनके पास तुरुप का इक्का, यानी कि कुछ ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो उन्होंने लास्ट टाइम के लिए बचा कर रखा है कि जब बाजी हाथ से निकल रही होगी तब उन मिसाइलों का इस्तेमाल करेंगे। अब पता नहीं कौन सा मिसाइल बनाया है खामनेई साहब ने, आईसीबीएम तो बना के नहीं बैठे हैं। अमेरिका के बिना इजराइल इस युद्ध को अकेले लड़ना पड़ेगा इजराइल को। दिक्कत यह है कि आयरन डोम और एरो सिस्टम और अमेरिका के थार्ड सिस्टम,
इसमें जितने इंटरसेप्टर्स लगते हैं उन इंटरसेप्टर्स की भारी कमी हो गई है। तो बड़े हमलों को इजराइल लंबे समय तक नहीं रोक सकता है। अब आप मानिए कि ईरान इजराइल पर अटैक करता है एक क्लस्टर मिसाइल से। उस क्लस्टर मिसाइल से 15,000 छोटे क्लस्टर बम निकलते हैं। 15,000 छोटे क्लस्टर बमों को रोकने के लिए ईरान को 15,000 इंटरसेप्टर्स चाहिए। तो ऐसे में ये हमले रुक नहीं पाएंगे और वो सब इजराइल की जमीन पर गिरेंगे और लंबे समय तक ये नहीं संभाल पाएगा इजराइल। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में भारी तबाही हो सकती है। बहुत बड़े पैमाने पर जान माल की जो है हानि हो सकती है। आशंका 2, परमाणु हथियार होने का खतरा। ईरान युद्ध के बहाने अपने परमाणु कार्यक्रम को ब्रेकआउट स्तर तक ले जा सकता है। ईरान एक भी परमाणु बम बनाने में कामयाब हो गया तो इजराइल जैसे देश के लिए या फिर पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, ऐसा तो नहीं कि ईरान परमाणु बम या कोई डर्टी बम का इस्तेमाल करे तो इजराइल खामोश रहेगा। इजराइल भी ट्राई कर सकता है। तो फिर मिडिल ईस्ट के लिए, इस पूरे रीजन के लिए ये ठीक नहीं है, विनाशकारी है। आशंका नंबर 3, चौतरफा घेरेबंदी। ईरान अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को फिर से एकजुट कर रहा है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए इजराइल को चारों तरफ से घेरे हुए है। अकेले लड़ने पर इजराइल की सेना एक साथ कई मोर्चों पर फंस जाएगी। आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही तो अलग है। ईरानी मिसाइलें इजराइल के पावर ग्रिड, वाटर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बना सकती हैं। ऑफशोर गैस फील्ड्स को भी निशाना बना सकती हैं। इजराइल में बिजली और पानी की किल्लत हो सकती है। साइबर युद्ध। ईरान इजराइल के बैंकिंग सिस्टम, अस्पतालों पर भी हमला कर सकता है। हालांकि यहां पर इजराइल के पास एज है, यह बात मैं मानूंगा, क्योंकि तकनीक के मामले में मोसाद हमेशा दुनिया में किसी भी देश से आगे रहता है और मोसाद की टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है, उनकी रणनीति इतनी जबरदस्त है कि वो डिजिटल वर्ल्ड में तो ईरान को टैकल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल और अमेरिका के अगर रास्ते अलग हुए और अगर इजराइल ने बिना अमेरिकी बैकअप के ईरान के साथ वॉर को जारी रखा तो ये आप बैल मुझे मार वाली स्थिति भी बन सकती है। ईरान के पास परमाणु दहलीज पर खड़े होने की ताकत है। अगर उसने परमाणु हथियार हासिल कर लिए तो फिर इस इलाके के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि इजराइल जंग तो लड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे कर्ज की दलदल में भी फंस रहा है, क्योंकि जंग पैसों और हथियार से लड़ी जाती है। कर्ज लेकर कब तक जंग लड़ेंगे? इजराइल का कुल सरकारी कर्ज आज की तारीख में 443.9 अरब डॉलर का हो गया है। युद्ध के कारण कर्ज का अनुपात बढ़कर 69% के करीब पहुंच गया है। युद्ध से पहले इजराइल 2023 में इजराइल पर कर्ज का अनुपात 60% था। 2026 के अंत तक यह कर्ज बढ़कर 71.4% हो जाएगा। ईरान के साथ जंग में प्रतिदिन लगभग 725 मिलियन डॉलर खर्च हो रहा है। इजराइल ने ईरान के साथ युद्ध के लिए 2026 के बजट में भारी बढ़ोतरी की। 2026 के बजट में 13 अरब डॉलर के अतिरिक्त प्रावधान को जोड़ा गया, यानी इजराइल की इकोनॉमी पर भारी भरकम बोझ भी है। और इसलिए इजराइल नहीं चाहता है कि अमेरिका यहां से निकले और ईरान को फिर से अपनी ताकत को इकट्ठा करने का मौका मिले। अब सवाल सिर्फ हार जीत का नहीं है, सवाल इजराइल के वजूद का और ईरान के वजूद का है। अगर ट्रंप ने अपने हाथ खींचे, सीजफायर बना लिया ईरान के साथ, तो फिर ना तो इजराइल का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, ना ही अमेरिका का मकसद पूरा होगा। और मिडिल ईस्ट का क्या होगा, ये इसको डिस्कस कर सकते हैं, इस पर डिबेट हो सकती है। और इजराइल का क्या होगा, और क्या अमेरिका और इजराइल में इस बात को लेकर अब रिफ्ट है, क्योंकि जेडी वांस का कहना है कि गलत जानकारी के आधार पर अमेरिका को इस वॉर में खींच कर लाया गया। इन्हीं दोनों सवालों पर चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी डिबेट की। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। धीरज कौल अमेरिका से हमारे साथ जुड़ेंगे, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। सबसे पहले पहला सवाल मैं ब्रिगेडियर शारदेंदु आपसे पूछना चाहूंगा। मेरा सवाल यह है, क्या अमेरिका और इजराइल के रास्ते अलग हो सकते हैं? और अगर अमेरिका ने ईरान के साथ सीजफायर कर लिया तो फिर
इजराइल और ईरान का क्या होगा? देखिए, मेरा मानना है, अगर डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तित्व को आप देखें तो ये बहुत दिनों तक किसी के साथ कोजी रिलेशन में रह नहीं सकते हैं। इनका पर्सनालिटी ऐसा है कि वो अपने आगे किसी और को समझते नहीं है और अपनी मनमानी करते हैं। और दूसरी तरफ नेतन्याहू की अगर आप पर्सनालिटी को एनालाइज करेंगे तो उनका मकसद यह है कि अमेरिका को इस युद्ध में बना के रखना, अमेरिका का मिडिल ईस्ट में इन्वॉल्वमेंट को और बढ़ाना, जिससे कि वो अपना जो ग्रेटर इसराइल का सपना है और जो इसराइल के सिक्योरिटी इश्यूज हैं उसको और पुख्ता कर सके। तो कहीं ना कहीं दोनों एक डिफरेंट डिफरेंट मकसद के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका ने देखे जब से ईरान पे हमला बोला है, और रिसेंटली जैसे ही इसराइल ने एक ऑयल रिफाइनरी ईरान पे हमला किया था, जिसको कि बाद में नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पे भी बात की थी कि इस तरीके के हमले आगे नहीं होने चाहिए, तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं चाहे हमास को के लिक्विडेशन के समय भी कई ऐसे इश्यूज आए थे जबकि दोनों ने एक दूसरे की मुखालफत की थी। लेकिन बाद में सिंस अमेरिका की जो पॉलिसी है मिडिल ईस्ट में, उसने अपना एक मोहरा बना रखा है इसराइल को, जिसके तहत वो अपने तमाम मिशन को एकम्प्लिश करता है, जिसमें अपने मिलिट्री बेसेस को स्ट्रांग करना, तमाम ऑयल रिफाइनरी पे कब्जा करना, और कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट को अपने गिरफ्त से बाहर ना निकलने देना। कि अमेरिका का सबसे जो स्ट्रॉन्ग चलाई है वो इसराइल है। लेकिन यहाँ पे दो पर्सनालिटी क्लैश है। बेंजामिन नेतन्याहू भी एक जिद्दी किस्म के नेता हैं, वो अपनी हट पे डटे रहते हैं। इसी के तहत उन्होंने जिस तरीके से हमास का खात्मा किया और आज की डेट जी। में सदर्न लेबनान पे हमला कर रहे हैं, वो अपनी साध्य को अचीव करने में लगे हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं किसी भी दिन भड़क सकते हैं, बरखलाफ स्टेटमेंट दे सकते हैं। लेकिन जहां तक मिडिल ईस्ट पे दोनों का अलग अलग रास्ते जाना, ये आगे आने वाले दिनों में संभव नहीं दिखता। टेम्परेरी क्लैशेस हो सकते हैं, टेम्परेरी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन दोनों अलग रास्ते पे हो जाए ये मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका का बहुत बड़ा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और साथ में जो पेट्रो डॉलर से जो वो ऑयल को अफेक्ट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसमें कितना एक्सकेवेशन होना है, कितना निकलना है, कितना सेल होना है, कैसे मनी उसकी मॉनिटरिंग करनी, प्राइस को कैसे रेगुलेट करना है, और तमाम तरीके से अपने स्टेटमेंट देखो कि जिस तरीके से वो नैस्डैक को मैनिपुलेट करते हैं, ये तो तमाम फिर सारी ये चीजें दोनों देश लड़ अमेरिका को क्यों रहे बाध्य हैं? करती। जी, मैं जल्दी से आशीष आलोक सर के पास जा रहा हूं। आलोक सर, ये रिफ्ट की खबरें क्यों आ रही? जेडी वांस ने नेतन्याहू को कहा कि भाई आपकी वजह से हम फंसे हैं, आपने गलत हमें जानकारी दी और कहा कि हम 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में इस वॉर को समेट लेंगे, हम टॉप रिजीम को साफ करेंगे, उससे हमें फायदा हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। विवेक, देखिए, अमेरिका में भी जेडी वांस और विटकॉफ जो है ना, वो दो धड़े हैं वहां पे, और दोनों के ओपिनियंस अलग अलग हैं। इवन ईरान ने भी विटकॉफ को उन्होंने जैरेड कुशनर को और विटकॉफ को मना कर दिया कि हम इनसे बात नहीं करना चाहते हैं, उनको वो पसंद नहीं है। तो फिर जेडी वांस को उसमें शामिल हुए। तो जेडी वांस और विटकॉफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दो धड़े हैं और दोनों के विचार थोड़े अलग हैं। और निश्चित रूप से अमेरिका जिस बुरी तरह से फंस गया है इस युद्ध में, जेडी वांस अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसे समय में, गाढ़े समय में, अमेरिका इजराइल का साथ छोड़ के हटेगा। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं, जी विवेक। जी जी। अमेरिका साथ अमेरिका साथ छोड़े या न छोड़े, अमेरिका के साथ रहने पर भी इजराइल अपने आप को बचाने में असमर्थ साबित होने वाला है। उसका कारण यह है कि आप देखिए, जो एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स है उसकी भारी कमी हो गई है। आज जेरूशलम पोस्ट ने भी खबर छाप दिया है कि ये जो एरो 3 उनके जो इंटरसेप्टर्स हैं वो उनके हाँ। पास नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है कि डेविड स्लिंग में और आयरन डोम के जो इंटरसेप्टर्स हैं उसमें मॉडिफिकेशन किया है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट वो शायद कर पाए, और इसके कारण उसका सक्सेस रेट काफी कम हो गया इंटरसेप्शन का। और यही कारण है कि डिमोना और अराज पर जो है वो उस मिसाइल को रोक नहीं पाए। तो ये हालत बहुत बुरी होने वाली है। और ये जो प्रोडक्शन रेट है ये थर्ड का, और PAC-3 और इनके जो इंटरसेप्टर्स हैं पैट्रियट के, उनका जो प्रोडक्शन रेट है वो इतना स्लो है। वो थर्ड का 96 इंटरसेप्टर पर ईयर का प्रोडक्शन रेट है, जो पैट्रियट है उसका करीब 200-250 पर ईयर है। और उन्होंने अमेरिका में, ट्रंप ने बोला है सारी कंपनियों को बुला करके कि आप अपना प्रोडक्शन जो है
वो इमीडिएटली 4 टाइम्स बढ़ाइए। उन्होंने वादा भी किया 4 टाइम्स बढ़ाने के लिए, लेकिन उससे भी क्या होगा, 4 टाइम्स बढ़ाएंगे अभी तब भी क्या होगा। आप देखिए जिस तरह से क्लस्टर मिसाइल्स, जिस तरह से मल्टीपल वारहेड वाले मिसाइल्स का वो इस्तेमाल कर रहा है, एक एक मिसाइल पे इनके कितने एयर डिफेंस के इंटरसेप्टर्स खर्च हो गए। क्या ये सस्टेन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इजराइल के पास अभी से खत्म होने शुरू हो गए हैं, और इसीलिए आप जो देख रहे हैं ना इजराइल में तबाही मच रही है, वो इसीलिए मच रही है। और ये जी। जो टॉक्स का बहाना है, ट्रंप ने जबरदस्ती खींच के वो टॉक्स की तरफ लाया है, क्योंकि उनकी बहुत बुरी हालत हो गई है, इनके पास इंटरसेप्टर्स नहीं है। जी हाँ। कर्नल दिनेश नैन, आपको क्या लगता है? देखिए, जहां तक सवाल है इनके डिफरेंसेस होने का, अगर हम याद करें तो शुरुआत के अंदर इन लोगों का जो सीआई है और जो मुसाद है, इन्होंने मिलकर के एक विद्रोह की स्थिति ईरान में बनाई थी, जी। और वो विद्रोह हुआ भी। तो ये आकलन जो था इन लोगों का वो सही था, उस टाइम पे सही लग रहा था इनको, लेकिन इनके आकलन का खेल बिगाड़ा खुमनई ने। जिस प्रकार से बासिस फोर्स को यूज किया गया आया इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के साथ में, और जिसकी कमान मुश्तबा ने खुद संभाली हुई थी, बेरहमी के साथ 1 लाख लोगों को कत्ल किया गया। यहां तक कि उन गलियों के अंदर मकानों के ऊपर से आप स्नाइपर्स को लगा लगा के माथे के बीच में लोगों की गोली मारी गई, लोगों को फांसी पे लटकाया गया, और एक इतना डर बैठा दिया उस विद्रोह के लोगों के बीच में कि अब कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं। क्योंकि वो लोग कम से कम 50% पॉपुलेशन है ईरान की, 20% ईरान के अंदर लोग वो हैं जो डेफिनेटली कट्टर समर्थक हैं खुमनई के रिजिम के, और वो लोग बाहर निकले भी हैं उनके साथ में। हमने देखा भी था कि एक तरफ जब विद्रोह चल रहा था तो दूसरी तरफ से तेहरान के अंदर भी ये चीज निकल रही थी। लेकिन इसी दौरान में जब हम, आप याद हो आपको कि जब ओमान के बाद में जो सेकंड मीटिंग हुई वो स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा में हुई थी, और उसका सेकंड पार्ट जब हो रहा था इन लोगों का, काफी कुछ इनके बीच में वार्तालाप चल रही थी ईरान और अमेरिका के बीच में, वियना के अंदर नेक्स्ट मीटिंग होनी थी, तब इजराइल की तरफ से नेतन्याहू ने ये इंफॉर्मेशन दी थी कि जो आयतुल्लाह खमेनी है वो एक पर्टिकुलर जगह पे तेहरान के अंदर 30-40 अपने मंत्रियों के साथ एक मीटिंग करने जा रहे। उसमें मुस्तफा भी था, जो बाद में शायद किसी बहाने से थोड़ी देर पहले बाहर निकलने लगा था कोई काम करने के लिए, और लास्ट में थोड़ा बहुत उसको भी इंजरी या सीरियस इंजरी हुई। तो ये था पूरा खेल। अब इसके अंदर ये कह देना कि सिर्फ इजराइल का मतलब नेतन्याहू इसमें गलत है, वहां पे मुसाद के साथ में सीआईए बराबर कंधे से कंधा मिलाकर के पूरे ईरान के अंदर काम कर रही है, इंफॉर्मेशन उधर से भी गई होगी। तो यहां पे तो पॉइंट आ जाता है कि नेतन्याहू ने क्या इंफॉर्मेशन दी क्या नहीं। रही बात दूसरी, हाँ डेफिनेटली कहां पे इन लोगों को प्रॉब्लम हुई है कि इन्होंने आकलन जो है ईरान की तैयारी का या इसकी रिजिम की तैयारी का, ईरान तो छोड़िए, मैं मेरे लहजे में मैं इसको इस्लामिक फेनेटिक रेजिम बोलता हूं। जो रेजिम है पिछले 47 साल से चली आ रही है, अलग अलग प्रेसिडेंट्स ने डील किया, लेकिन किसी ने भी उसके ऊपर इतना ज्यादा सीरियसली ध्यान नहीं दिया कि ये ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, जो इन्होंने पूरे देश को जो है के अंदर लगभग लगभग एक जगह नहीं 50 जगह इन्होंने ये मिसाइल सिटीज बना डाली, जमीन के अंदर 500 मीटर 400 मीटर नीचे 300 मीटर नीचे द्वीपों पे बना डाली, जागरोस की पहाड़ियों के नीचे बना डाली, अंदरोज की पहाड़ियों के नीचे बना डाली जो पत्थर की पहाड़ियां हैं। तो इन्होंने पूरा अपना तैयारी कर लिया, और ये आकलन गलत हुआ। अब जब युद्ध होने वाला था, ये शुरुआत हुई थी जब पहला अटैक आया था, अगर आपको याद हो 28 तारीख को, तो उससे पहले इजराइल ने आकलन भी किया था कि उसके पास में, जैसे कि अभी सर बता रहे थे, इंटरसेप्शन मिसाइल्स का 25% का भंडार कम है। यानी ये इंटरसेप्शन मिसाइल्स इनके पास पहले से ही कम थी। ऊपर से जो हमने देखा अभी मिसाइलों का खेल, इसमें डेफिनेटली इनका जो इंटरसेप्शन है, इंटरसेप्शन मिसाइल जो है, चाहे कोई भी सिस्टम हो, आयरन डोम हो या डेविड स्लिंग हो या एरो हो, थार्ड हो, पेट्रियट हो, सब का गिरता चला गया। और शायद अब तो कुछ एक हथियारों का शायद बोल रहे हैं कि 12 से 15 दिन है, जो बहुत खतरनाक चीज है। अब मेरा मानना यह है कि अगर आप ये लेके चले हम कि इजराइल जिस प्रकार से लेबनान में घुसा हुआ है, जिस प्रकार से अभी अमेरिका भी बिल्डअप कर रहा है, और जो धमकियां अब ईरान की तरफ से आ रही हैं कि हमारे पास तो अभी 70% मिसाइलें बाकी हैं,
तो मेरा मानना यह है कि अगर वो स्थिति आई तो सोच विचार यहां करना है कि तब क्या होगा। तो क्या इजराइल न्यूक चलाएगा? क्या अमेरिका मिनटमैन 3 जो टेस्ट किया चलाएगा? क्योंकि बात अगर इजराइल के लिए सर्वाइवल की आ गई तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ना करे, भगवान ना करे हो, लेकिन हो सकती है। नहीं, और रही बात, आपने आपने सर कहा फेनेटिक रेजिम है, और अमेरिका ने भी लगातार कहा कि भाई फेनेटिक रेजिम है, इनको चेंज करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, वो बहुत दमन कर रहे हैं, अपने लोगों को मार रहे हैं। सवाल बड़ा ये है कि अब कुछ कहना, मैं सवाल ये जानना चाह रहा हूं कि ईरान में दखल देने का अख्तियार जो है वो अमेरिका को किसने दिया? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, क्या यूएन में ये डिस्कस हुई कि अमेरिका इस पर एक्शन लेगा? क्या यूएनएससी में ये बात हुई? वो उनके लोग हैं, उनका रिजीम है, अगर वो चाहते हो रिजीम चेंज कर सकते हैं, वो पलट सकते हैं उनको। विवेक, मैं इसको इस तरीके से लेके चलूंगा कि ऐसा ही इलेक्शंस पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन शहबाज शरीफ हो, ख्वाजा आसिफ हो, या प्रधानमंत्री हो, तुर्की में ऐसा ही इलेक्शन होता है सर। तुर्की का तो मजाक उड़ाया बगल में बिठाकर डोनाल्ड ट्रंप ने, और कहा कि रिग्ड इलेक्शन के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो एर्दोआन से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता है। ये ऑन रिकॉर्ड है। विवेक, ये भी सच्चाई है कि इस सब के हेडक्वार्टर्स भी कतर में हैं, और जो अमेरिका की CIA है वो इसमें इनिशियली इनके साथ में काम भी किया है। ये दानव ये लोग खुद पालते हैं, और खुद ये दानव इनके सिर के ऊपर आ जाते हैं। जी, आलोक जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आलोक सर कुछ कहना चाह रहे हैं डिबेट में। आलोक सर। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कर्नल दिनेश जी ने बात जो बोली है ना, बिल्कुल सही बोली है। आप इस बात को समझिए कि ईरान के पास आज ये स्थिति क्यों आ रही है विश्व के पास, क्योंकि आपने ईरान को इस तरह से जकीरे बनाने दिए। अगर आप ये पॉलिसी अख्तियार करेंगे कि कोई भी देश अपने अंदर में क्या कर रहा है ये उसका अंदरूनी मामला है और उसमें बाहरी देश को दखल देने का क्या हक है, तो उसी का तो आज नतीजा विश्व भुगत रहा है। जो देश इस तरह से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की बात करता हो, जो देश खुलेआम विश्व मंच पर यह कहता हो कि उसका उद्देश्य है इजराइल को विश्व के नक्शे से हटा देना, जो देश अच्छा ठीक है सर। आलोक सर आपके लिए एक सवाल है मेरा। ईरान में इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है ना, नॉर्थ कोरिया में क्या है? वहां पर दूसरे तरह का एग्रेसिव रेड ये है, रिजिम है। यस, वो भी पागल है, वो भी पागल है, और वो भी दुनिया का विनाश कर सकते हैं किसी भी ट्रिगर पॉइंट पे। ये तो किस्मत है कि वहां पर कोई आसपास में कोई ट्रिगर पॉइंट साउथ कोरिया के साथ उनका एक्टिवेट नहीं हो रहा है। अगर दुनिया ने नॉर्थ कोरिया को इस तरह से पनपने दिया है, पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कितना बड़ा पागल है। वो कुछ भी कर सकता है, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आप ये जो जिहादी हैं, ईरान आज किस मोड़ पे है? सेल्फ डिस्ट्रक्शन के मोड़ पे है। ठीक है, आप तबाही मचा देंगे, आप पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर देंगे, क्या आप बर्बाद नहीं होंगे? नहीं, अगर किसी के हाथ पांव बांध दिए जाएं और उसको कहा जाए कि तुमको रोज कमाना खाना है लेकिन तुम्हारे हाथ पैर बंधे रहेंगे और तुम्हें अपना परिवार भी चलाना है। देखिए, नहीं, तुम्हें अपना परिवार भी चलाना है, तुम्हें कमाना खाना भी है, लेकिन हाथ पैर नहीं खोलूंगा। बात पूछता हूं जी बताइए। मैं बड़ी स्ट्रेट बात पूछ रहा हूं। क्या कोई ऐसा देश है जो ये कहता हो कि वो पड़ोसी देश का अस्तित्व मिटाने ही उसका उद्देश्य है? पाकिस्तान कहता है भारत के बारे में। नहीं, इस तरह से नहीं बोलता। पाकिस्तान ने तो अमेरिका की छाती पर खड़े होकर कहा कि हमारे पास इतना बड़ा परमाणु बम है, आधी दुनिया वाइप आउट कर सकते हैं। दोनों सर अमेरिका में खड़ा होकर कहा सर, इसने ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, कि हम आधी दुनिया साफ कर देंगे, इतना बड़ा परमाणु। और अभी बासित अली ने एक हफ्ते पहले कहा दिल्ली और मुंबई साफ कर देंगे अगर अमेरिका ने हम पर कार्रवाई की, हमारी न्यूक को छुआ तो। विवेक जी, वो बयान दूसरा है। अगर वो बयान क्या है, वो पागल जिहादियों का बयान है। वही मानसिकता लेकर के ईरान के शासक चल रहे हैं। उन्होंने क्या बोला है? हमें शहादत मंजूर है। तो ये तो ट्रेनिंग है इनकी, जिहादियों की शहादत, जो उसका अल्लाह वो बहुत बड़ा अपना प्रेस्टीज। मैं समझ गया आपकी बात। दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे, लेकिन मैं इसमें चाहूंगा कि शारदेंदु सर अपना रिएक्शन दे, उनको भी इन्वॉल्व कर रहा हूं। शारदेंदु जी।
सबसे बहुत अफसोस होता है जब हम किसी चीज के एनालिसिस करते हैं तो उसको एक कलर्ड विजन से देखते हैं। इस कलर्ड विजन से देखने की जरूरत नहीं है। तमाम अगर आप विश्व के देशों को देखेंगे और उनके पॉलिटिकल सिस्टम को देखेंगे और उसकी व्यवस्था को देखेंगे तो ऐसे तमाम कंट्री जांच के घेरे में आएंगे वहां पे किस तरीके की राजनीति हो रही है या किस तरीके की व्यवस्था है और किस किस व्यवस्था को आप बदलेंगे, इस पे आप तवज्जो दीजिए। एक तरफ आप इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की बात करते हो तो दूसरी तरफ अमेरिका के एग्रेशन को आप जस्टिफाई करते हो और तीसरी तरफ इजराइल का जो कत्लेआम इतने दिनों से 2 साल से ऊपर से चलता रहा उसको भी आप जस्टिफाई करते हैं। तो आप जब एनालिस्ट की तरह बैठते हैं तो आपको इम्पार्शियल होकर देखना पड़ेगा, ना कि एक कलर्ड विजन के साथ। एक मानसिकता के साथ अगर चीजों को आप एनालाइज करेंगे तो हमेशा गलत कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ईरान को आपने समझा नहीं है। अगर आप ईरान को उसके इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से देख रहे हैं तो वो 6000 पुरानी सभ्यता है। उसका हर एक नागरिक देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत, और जिस तरीके से उसने अमेरिका से लोहा लिया है ये छोटी मोटी बात नहीं, आपको समझना पड़ेगा। अयतुल्लाह खुमैनी की शहादत और अयतुल्लाह की खुमैनी की फोटो लेके पूरा ईरान एकजुट है और लगातार हमले पे हमले कर रहा है। वो लंबे युद्ध के लिए जा सकता है। आज के कितने देश हैं जो अमेरिका के बरखिलाफ जाते हैं? डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है पूरे पूरे देश उसके पीछे लामबंद होने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस तरीके का उथल पुथल मचाते हैं जैसे वो आपका परम हितैषी है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि ईरान कितने गट्स के साथ इस युद्ध को लड़ रहा। उसने अपने जो पॉजिटिव जो उसके स्ट्रेंथ है उस पर उसने कैपिटलाइज किया। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को देखिए माइंड कर रखा है, सर्वलेस लगा रखा है, तमाम टॉपों पे उसने अपना इतना डोमिनेशन है कि अमेरिका या तमाम देश उस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में घुसने से डर रहे हैं। जिस तरीके से उसने मिसाइलों का इस्तेमाल किया और अपने जखीरों को मेंटेन रखा और लगातार इंडिजिनस प्रोडक्शन करके युद्ध में बना हुआ, ये छोटी बात नहीं है। इजराइल देखिए अपने सिक्योरिटी इश्यूज को बार बार बढ़ा के आज की डेट में कर क्या रहा है, लेबनान पे हमला कर रहा है, सदर्न लेबनान पे हमला कर रहा है, लतीनी रिवर के ब्रिज को उड़ा दिया और कहता है वो हम बफर जोन बनाएंगे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का। तो इस तरीके से आप अपने सिक्योरिटी कंसर्न दिखा के आप लेबनान में घुस जाते हैं। आपने गोलन हाइट कैप्चर किया और आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं मेरे को लगता है आपका तो मंशा है सुएज कैनाल तक जाने की। ग्रेटर इजराइल का सपना आप जो संजोए हुए उसको आप चरितार्थ करने में लगे हैं। अमेरिका को आपने इस युद्ध में उलझा दिया। अब दोनों के पर्सनालिटी क्लैश सामने आते चले जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जब आप एक किसी चीज की हाँ जी किसी चीज के एनालिसिस करते हैं तो उसको इंडिपेंडेंट तरीके से, ये यही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने कैपिटल हिल पे कितना जब इलेक्शन आ रहे थे तो सत्ता सौंपने में कितने जद्दोजहद की थी। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने फेडरल फोर्सेस को वॉशिंगटन डीसी में लगा रखा क्योंकि उनको अपने स्टेट पे भरोसा नहीं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने अपने अमेरिकी कांग्रेस को कॉन्फिडेंस नहीं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो अपने तुलसी गबार्ड के इनपुट को नहीं मानते, तमाम अपने जो सलाहकार है उनकी नहीं सुनते और अपने कुछ कहना चाह रहे सर आपको जी, तमाम ऐसी चीजें उसको समझना पड़ेगा। जी ठीक है आलोक सर। ब्रिगेडियर यादव जी मैं अपनी बात क्लियर कर दूं, मैं अमेरिका को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं अमेरिका को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूं। अमेरिका एक रोग स्टेट है और खास करके ट्रंप के अंडर में तो वो बहुत ही बड़ा एक न्यूसेंस हो गया पूरे विश्व के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आप इससे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को आप डिफेंड नहीं कर सकते। आप हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन को डिफेंड नहीं कर सकते। आप जो है हिजबुल्लाह जैसे ऑर्गेनाइजेशन को डिफेंड नहीं कर सकते। आप अगर एक मिनट सर मेरे को बात कर लेने दीजिए सर मेरे को बात बोल लेने दीजिए सर मेरे को बात बोल लेने दीजिए सर। आप ये बताइए कि इजराइल ने आप बोल रहे हैं कि इजराइल अगर एक्सटेंशनिज्म कर रहा है क्यों साउथ लेबनान में हो गया है, क्यों साउथ लेबनान में हो गया है? आप कौन होते हैं? आप बताइए। वो इसलिए किया है कि आपने हिजबुल्लाह ने वहां से उसको लाखों चने चबा रखे हैं, उसकी नींद हराम कर रखी है। तो क्या करेगा इजराइल? आप मिलिट्री एनालिस्ट हैं तो आपको इंडिपेंडेंट होकर बात करना पड़ेगा, ना कि इस तरीके के धार्मिक उन्माद फैलाने वाले स्टेटमेंट देंगे कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है वहां पे इस तरीके के एट्रोसिटीज ये नहीं चलने वाला। उम्मीद करते हैं कि आप जो है उसको इंडिपेंडेंट तरीके से देखेंगे, लेकिन आप रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और टेररिस्ट किसी भी तरीके से ऐसी आप डिफेंड नहीं कर सकते। भारत कभी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डिफेंड नहीं करता है। कंडेम कर सकते हैं आप कैसे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म ऐसा था तो आज कहां है वो प्रोटेस्टर ईरान के?
क्यों सड़कें खाली हो गई, क्यों वो आज की डेट में बैरक में चले गए, कितना बड़ा प्रोटेस्ट था। आप वेस्टर्न मीडिया का जो प्रोपोगंडा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। मिशन में जरूर था, लेकिन वो कहाँ चले गए प्रोटेस्टर। आज की डेट में वही प्रोटेस्टर ईरान के लिए ह्यूमन चेन बना के खड़े हुए हैं। तो आपको समझना पड़ेगा इस तरीके से जो चीजें आप व्यक्त करते हैं एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ थिंकिंग, वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है ये सही और गलत के दायरे से पहले ही बहुत बाहर हो चुकी है। कौन सही है कौन गलत है ये मुद्दा ही बहुत पीछे रह गया। आज की तारीख में मुद्दा ये है कि क्या अमेरिका इस जंग को और आगे लेकर जाएगा और क्या यहां पर मिडिल ईस्ट में तबाही और ज्यादा बढ़ेगी। दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। दिनेश सर देखिए, मैं किससे बहस करना नहीं चाहूंगा। मेरे अपने ओपिनियन है, हर एक के अपने ओपिनियन रिगार्डेड होते हैं। रही बात, मैं एक तरफ से शुरू करता हूं। 2006 यूनाइटेड नेशन ने रिजोल्यूशन निकाला था 1701, जिसके अंदर युद्ध खत्म कराया गया था लेबनान और इजराइल के बीच में, और लेटिना रिवर जो है उसको उसकी बाउंड्री बताया गया था बफर जोन की। और यह कार्य दिया गया था, ये कार्य कराने के काम दिया गया था लेबनान की सरकार को। पर चूंकि हिजबुल्ला जैसा जो संगठन है, जो कि एक तरीके से जैसे कोई उसको बहुत बड़ा अच्छा मान सकते हैं, पर मेरी नजर में वो आयतुल्ला खुमैनी की जो इस्लामिक रेजिम है उसके द्वारा जनरल सुलेमानी जैसे लोगों को, जो उसका ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर है, इनका काम ही ये था इन सब लोगों को इकट्ठा करना, ट्रेनिंग करना, इनको हथियार देना और एक तरीके से आतंकवादी कह लीजिएगा। तो ऐसे लोगों से लेबनान की जो सरकार है वो हिजबुल्लाह से डरती थी, तो वो नहीं कर पाई। अब जब उन्होंने ये न्यूसेंस बन गया इजराइल के लिए, तो लाजिम सी बात है इजराइल ने अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए ये कहा कि भाई या तो आप करो या हम इसको साफ करते हैं। तो उन्होंने इजराइल की जो फितरत है उसने साफ करना शुरू कर दिया। अब आ जाते हैं आयतुल्ला खुमैनी के। देखिए, अगर विद्रोह बहुत तगड़ा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं, हर शहर के अंदर हजारों की संख्या में लोग बाहर आए थे। लेकिन अगर उसी लोगों के ऊपर आयतुल्ला खुमैनी की जो बसीज ग्रुप है, जो कि पुलिस के ऊपर बिठाया हुआ था, 3 लाख लोग हैं, वॉलंटियर्स, कट्टर है, सोच बदली हुई है उनकी और टोटल आर्म रहते हैं, इन लोगों को मुज्तबा के अंडर में, मुज्तबा ने इसका पूरा कमांड ले रखा था अपने हाथ में, जिसको बहुत कट्टर माना जाता है आज की तारीख में, जो आयतुल्ला है। इन सब लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, माथे के बीच में गोली मारी गई थी। अगर आपके दाएं बाएं ऐसे लाशें गिरनी शुरू हो जाएंगी, 1 लाख के करीब का एस्टिमेट है। तो आप सोचिएगा, जो नॉर्मल जनता, जो दर्शक देख रहे हैं, वो मानेंगे इस बात को कि नॉर्मल पब्लिक इन चीजों के अंदर फिर वो शेयर नहीं बन पाती, तो वो दब गए। अब ये आगे उभरेंगे कि नहीं उभरेंगे, वक्त बताएगा। तीसरा, देखिए, हम किसी भी नजर से देख लें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका जो है हर जगह पे अच्छा है, नहीं है, गलत कर रहा है, दुनिया के लिए बहुत जगह गलत है। टैरिफ वॉर भी गलत था, ग्रीनलैंड का किस्सा था वो भी गलत था, और कनाडा के लिए 51st स्टेट बनाने की बात करना वो भी गलत है, पनामा भी गलत है, आपका वेनेजुएला का चीज भी गलत था। लेकिन ये भी सच है कि ये सब कुछ होते हुए भी मुझे आप एक देश का नाम बताएं, इवन रूस एंड चाइना, यूनाइटेड नेशन के अंदर जब परसों मीटिंग हो रही थी सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उनमें अमेरिका और इजराइल का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं अपनी बात ही पर रेस्ट करूंगा। मैं इसमें थोड़ा सा संशय में हूं। मैं ब्रिगेडियर सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इसमें देखिए, मैं इसमें 2-3 चीजें ऐड करना एक चीज सर मैं ऐड कर लेता हूं, फिर मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा। दुनिया में जितने भी बड़ी दहशतगर्दी तंजीमें हुई, उसमें से आप नाम ले लीजिए, बस आप ISIS ले लीजिए, हमास ले लीजिए, तालिबान ले लीजिए, लश्कर तैयबा ले लीजिए, जितनी भी बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हुए, सबके पीछे तो US है सर। यहां तो 3 ऑर्गेनाइजेशन, हमास, हिजबुल्लाह, हूती की बात होती है, उन्होंने तो दर्जनों खड़े किए। और 1945 के बाद से इंडिया को छोड़ के कोई एक ऐसा मुल्क बता दीजिए जहां अमेरिका ने अटैक नहीं किया। मैं पढ़ने लग जाऊं तो शो कम पड़ जाएगा, इतने देश हैं। चाइना पे 3 बार अटैक कर चुका है वो 1945 के बाद से। तो मैं फिर वही कह रहा हूं, सही और गलत की बात रही नहीं गई। बात जिसके बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो वाला सीन चल रहा है पूरी दुनिया में। ब्रिगेडियर सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर।
थैंक यू सर। देखिए, मैं 2-3 चीजें हाईलाइट करना चाहता हूं यहाँ पे। देखिए, सबका अपना अपना नजरिया, ये बात सही है। बिल्कुल मैं सही बात। किसी अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, बाकी लोग अलग से देखता हूँ, लेकिन बिल्कुल। मेरा मानना है कि एज ए मिलिट्री एनालिस्ट, जब हम डिफेंस एक्सपर्ट की बात करते हैं तो हम प्रोज एंड कॉन्स दोनों के साइड को हम एनालाइज करेंगे, तभी समझ पाएंगे। देखिए, विश्व आज की डेट में एक मत नहीं है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हमास, हिजबुल्लाह एंड हूतीस। आधे कंट्री जो अमेरिका के एलाइज हैं, जो डिफरेंट नजरिए से देखते हैं, वो उनको गुड और आतंकवादी नहीं संगठन सर, मानते आपसे हैं। सवाल ये और गुड और बहुत बैड सारे का देश, डेफिनेशन कैसे तय होगा? हाँ, नहीं है, आधे से ज्यादा देश इंक्लूडिंग हिंदुस्तान ने इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिक्लेयर किया। हम तो अपनी नेशनल पॉलिसी के साथ जाते हैं, हम टू नेशन थ्योरी को मानते हैं, लेकिन इजराइल के जो आज के डेट में जो एक्शन है, अमेरिका ने देखिए 5 दिन के लिए बोला कि हम एनर्जी सेक्टर पे स्ट्राइक नहीं करेंगे, 10 दिन और बढ़ा दिया और 6 अप्रैल तक की इस म्याद को बढ़ाया। लेकिन इजराइल का क्या स्टैंड है? स्टैंड आज की डेट में इजराइल लगातार हमले कर रहा है, और लेटेस्ट उसने देखिए उनके अर्दकान जो इनका न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उस पर भी हमले किए। इस तरीके की सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से न्यूक्लियर रेडिएशन हो। देखिए, आपने ईरान में इतनी क्षति मचा रखी है, 31 स्टेट का आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर रखा है, तमाम मिसाइल लॉन्चिंग साइट, कमांड सेंटर आपने ध्वस्त कर रखे हैं, लीडरशिप उड़ा दी है, लेकिन फिर भी आपको चैन नहीं पड़ रहा, लगातार हमले जारी हैं। और ईरान दूसरी तरफ देखिए अपने जो उसके रिसोर्सेज है उस पर वो कैपिटलाइज कर रहा है, कितने आत्मसंयम के साथ वो 75वां वेव 76वां वेव वो मिसाइल कर दागता है, और कहीं ना कहीं हाइफा से लेके तल अवीव को वो टारगेट लगातार कर रहा है, जिसमें सेंट्रल इजराइल भी शामिल है, नॉर्थ इजराइल भी शामिल है। तो उसकी लड़ने की रणनीति को आप समझिए कि वो किस तरीके से युद्ध में रहा। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकते हैं, आपको मुस्लिम नहीं पसंद हो गए, कोई मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट बोलता है, कोई कहता है तमाम तरीके, आपकी आइडियोलॉजी हो सकती है। ऐसे मिलिट्री एनालिस्ट जब आप बोलते हैं तो इजराइल के जो स्ट्रेंथ है, जो उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका मोसाद है, उसके लड़ने का तरीका, उसमें एकजुटता, वो काबिले तारीफ है। वहीं ईरान का डिसिप्लिन देखिए लड़ाई लड़ने का, जिस तरीके से अपने स्ट्रेंथ पे उसने कैपिटलाइज किया है, इस वजह से युद्ध में बड़ा हुआ। और आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो उसने जो कम्युनिकेशन नेटवर्क वो चाइना का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए वो मिनट टू मिनट शिपों को ट्रेस कर ले रहा है। ऐसे नहीं है कि यूएसएस जो अब्राहम लिंकन है क्यों पारस की खाड़ी से 750 किलोमीटर पीछे चला गया, यूएसएस गेराल्ड फोर्ड क्यों रिपेयर के लिए चला गया, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तीसरा देखिए, जंगी बेड़ा और एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना हो चुका है, तो वो अमेरिका से युद्ध लड़ रहा है, और अमेरिका को क्षति पहुंचाने के लिए उसने तमाम अमेरिकी मिलिट्री बेसेस को टारगेट किया जो मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। और वहां की हालत क्या है? अमेरिकन बेसेस के जो अमेरिकन सोल्जर है नहीं तो वो क्या भाग आप भाग के होटलों में चले गए, और होटलों को आपको सर आखिरी सवाल, क्या आपको लग रहा है अमेरिका सीजफायर चाहता है? डेफिनेटली चाहता है। आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप का यह है कि वो एक ग्रेसफुल एग्जिट चाहते हैं इस लड़ाई से, वो एक बहाना ढूंढने की कैसे इस वॉर से निकला जाए, क्योंकि देखिए ग्राउंड फोर्सेस का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, सम्मानजनक एग्जिट कैसे लिया जाए, ये ढूंढ रहा है डोनाल्ड ट्रंप। दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? दिनेश जी, नहीं, वो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी कोई पीस टॉक नहीं चाहता। उसने जो 15 पॉइंट दिए हैं उसका सिर्फ एक ही समरी है, उसका मतलब है कंप्लीट सरेंडर, अमेरिकन डोमिनेंस, जो मानेगा नहीं ईरान, या ईरान की रिजिम नहीं मानेगी। चलो मैं ईरान की रिजिम बोलता हूँ सर, ईरान बोल रहे हैं जी, वो डोमिनेंस दिखा रहे, डिटर्मिनेशन दिखा रहे, इन्होंने भी 6 शर्तें रख दी। वो डोमिनेंस वो बेसिकली एग्री करेंगे ही नहीं। और मैं बताऊं, ये पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट कर रखी है अरागची और इसको खलीबाग जो उनके स्पीकर थे कि इनको ना, इजराइल को बोलो इनको ना उड़ा दें, बिकॉज इन्होंने कभी हमीदी को तो उड़ा ही दिया, IRGC के कमांडर को परसों। तो वो बोला हुआ है ताकि कोई चैनल खुली रहे। लेकिन इन दोनों के अंदर भी मैं आपको बताऊं, पेजेश्कियान ने जिस दिन ये बयान दिया था कि खाड़ी क्षेत्रों के लिए, खाड़ी देशों के लिए, कि भाई हम लोगों से हम वी फील सॉरी कि हमें आप पे अटैक करना पड़ा, अरे उसका क्या पत्ती बंद किया गया वहां पे? हम किस बात की बात कर रहे हैं? अगर मैं अरागची की, जो पेजेश्कियान कोई बात करते हैं, अरागची करते हैं, मैं डेफिनेटली आई एम विद ईरान। लेकिन अगर कोई रिजीम उसके ऊपर बैठ करके फेनेटिक तरीके से उस देश के अंदर चला रही हो, वो खैर अंदर इंटरनल मामला है उनका, बट डेफिनेटली जी वेदर मिलिट्री मैन और नॉन मिलिट्री, मुझे लगता है उनके लोगों पर छोड़ना चाहिए। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक जी। हाँ, देखिए, मैं ये बात साफ कर दूं कि एज ए मिलिट्री एक्सपर्ट, एज ए डिफेंस एनालिस्ट, मैं अभी भी बोल रहा हूं, ईरान ने बहुत ही बेहतरीन तैयारी की है। कैसे कैसे उसने काट निकाले, उसने स्टील्थ फाइटर को कैसे लॉक करना है, उसने इलेक्ट्रो ऑप्टिक और F-35 को लॉक कर दिया, बिल्कुल। उसने ये टेक्निक निकाला कि भाई अमेरिकन फोर्सेस हमको कैसे
तबाह कर सकती है, उससे हम कैसे बचाव करें। उसने 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 1.5 किलोमीटर नीचे सिटीज बनाए वहां पर। तो ये सब चीजें बहुत ही अच्छी हैं। ईरान ने, he has done a marvelous job. For the first time in the history, somebody has taught US a big lesson. And I agree to that. बिल्कुल। But अगर हम as a defense analyst, I cannot support a religious fundamentalist mindset. चलिए, मैं आप सभी के विचारों का सम्मान करता हूं। Yeah. और आप सभी को बहुत शुक्रिया कहता हूं, आपने कीमती वक्त निकाला और आप यहां डिबेट में शामिल हुए। लेकिन इस युद्ध का अंत दो ही तरीके से नजर आ रहा है, या तो सीज फायर या फिर एक अंतहीन लड़ाई जो मिडिल ईस्ट में एक लंबे समय तक चलने वाली है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक को चांस पहले आपको बता दें, इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।